मेरे चाचा के यहाँ कई सालों तक औलाद ना हो सकी। फिर जैसे ही चाचा की वफात हुई तो मेरी जवान चच्ची घर में बिल्कुल अकेली रह गई। हम 5 बहन भाई थे, लिहाजा मेरी वालदा ने मुझे चच्ची के हवाले कर दिया। यानी अब मैं अपने घर की बजाय चाची के घर रहता था। मैं भी जवानी की दहलीज में कदम रखता हुआ नौजवान लड़का था। पहले महीने तो चच्ची का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा। फिर ऐसा ऐसा हमारे दरमियान बेतकल्फियां बढ़ती चली गई और अब हम एक दूसरे से हंसी मजाक भी करने लग गए थे। फिर एक रोज रात के तकरीबन 2 बजे के करीब न जाने चाची को क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर बेकाबू होकर पूरे 2 घंटे। आज मेरी चची का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से चाचा की वफात पर उनके घर पहुंचा था। चाचा और चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी चाचा चाची दोनों ने अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए ही वक्फ कर दी थी। लेकिन चाचा के अचानक यूं छोड़ जाने पर चाची बहुत ज्यादा गमज़दा हो चुकी थी। मेरी माँ उन्हें मुसलसल तसल्लियां दे रही थी, लेकिन चाची को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। 3 दिन मेरी वालदा ने चाची को संभालने में ही गुजार दिए थे। चाचा की मलकियत में बहुत सी जमीनें थी, जिनसे उन्हें हर माह अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसलिए चाचा के गुजर जाने के बाद माली तौर पर चाची को कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें एक सहारे की अशद जरूरत थी। चाची की उम्र 32 साल के करीब हो चुकी थी और अभी तक अपनी बाकी की जिंदगी चाचा के नाम पर ही बिताना चाहती थी। घर में मैं सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और मेरी घर में ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की जाती थी। मैं इस वक्त 15 साल का था। वालदा ने कहा हम चाची को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए सुलेमान को उनके पास छोड़ देते हैं ताकि उन्हें बेटे की कमी महसूस ना हो और वो तन्हाई से बच सके, वरना चाची चाचा बशीर को याद कर करके बीमार पड़ जाएंगी। चाची भी इस बात पर राजी हो गई और बोली, हाँ सुलेमान को यहीं छोड़ दो। मेरे वालिद ने कहा, सुलेमान यहीं रहेगा और मैं इसका दाखिला यहीं के स्कूल में करवा देता हूँ और इसकी तालीम पर जितना भी खर्च आया मैं खुद ही उठाऊंगा। चाची ने फौरन जवाब दिया, भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरा बेटे जैसा है और मैं अकेली जान कहाँ इतने पैसे खर्च करूंगी। कोई जरूरत नहीं कि आप इसके खर्चे का सोचें। लेकिन वालिद ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो खुद तमाम खर्चा उठाएंगे। मैं चाची के साथ रहने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो वाकयात पेश आने लगे उन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया। वैसे तो चाची का घर काफी बड़ा था, जिसमें 4-5 कमरे थे, लेकिन जब मैं अलग कमरे में सोने की कोशिश करता तो चाची कहती, सुलेमान अकेलेपन में मुझे बड़ी घबराहट होती है, ऐसा करो कि मेरे कमरे में आकर सो जाया करो। मैंने चाची की बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। उनके बेड के करीब अपनी चारपाई बिछा लेता था। नींद का मैं पक्का था क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, वापस आकर स्कूल का काम करना होता था और फिर चाची के लिए बाजार से सामान लाकर देना और छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाना भी मेरा मामूल बन चुका था। चाची सारा दिन मुझसे बातें करती रहती, लेकिन एक रात जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद उसकी वजह यह थी कि आज छुट्टी थी और मैं देर से उठा था।
आंखें बंद किए मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं अभी सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरी चाची अपने बेड से उठी। उन्होंने अपने गले से दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और कमरे के वॉशरूम में चली गई। हालांकि दिन भर चाची कभी भी दुपट्टा नहीं उतारती और ना ही मैंने उन्हें अपने सामने ऐसा करते देखा था। मैंने सोचा शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं सो चुका हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो पूरी भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा कर आई हो। सर्दियों का मौसम था और मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन चाची उस वक्त नहा कर आई और बुरी तरह कपा रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया कि अगर उन्हें नहाना ही था तो दिन के वक्त धूप में नहा लेती, ना कि इस वक्त। चाची फौरन अपने बेड पर लेट गई और रजाई ओढ़ कर सो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद से रहा न गया और चाची से पूछ लिया, चाची आप रात को नहाने क्यों गई थी? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मजहब में रही और खामोश हो गई। चाची ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, अच्छा जी, लेकिन इतनी सर्दी में आपको नहाना नहीं चाहिए था। ये न हो कि आप बीमार पड़ जाएं। कहने लगी, कुछ नहीं होता। तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, देर से उठा था ना, इसलिए। फिर मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि चाची सब्जी काटते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। उनके घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि गांव के सभी घरों के दरवाजे सुबह खुलते थे और रात को सोने से पहले ही बंद किए जाते थे। एक दूसरे के घरों में आना जाना भी आम बात थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि चाची तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने सलाम किया, लेकिन वो अपने ख्यालात में इस कदर गुम थी कि ना मेरे सलाम का सुना और ना ही मेरी तरफ देखा। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया और कहा, चाची। ये सुनकर वो बुरी तरह चूक गई। कहने लगी, तुम वापस आ गए? कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ। आप पता नहीं किन सोचों में गुम है। फिर मुझे लगा शायद वो चाचा को याद कर रही होंगी। मैं कहने लगा, आप अगर चाचा को याद करती रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। अपना ख्याल रखा करें। मेरी बात सुनकर वो मुस्करा दी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने महसूस किया कि अब चाची हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो चाचा को याद करते हुए मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन आजकल वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी और जरा सी आहट पर यूं चौंक जाती थी जैसे कुछ गैर मामूली हो। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि चाची ने मुझे देखा। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी में चाची का साया वाज़ेह नजर आ रहा था। वो मेरी चारपाई के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। जब उन्हें लगा कि मैं सो चुका हूँ तो वो दोबारा वापस चली गई। इस बार चाची पूरे 2 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आई और इस बार भी नहाकर आई थी। मैं हैरान था कि वो वॉशरूम में इतना वक्त क्यों लगा रही है। इतनी सर्दी में 2 घंटे नहाना किसी सेहतमंद इंसान के बस की बात नहीं होती। जब वो बाहर आई तो बुरी तरह कपकपा रही थी। उनका पूरा वजूद ठंड से लरज रहा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहा कर आई। ये सब देखकर मैं बेहद हैरान था। वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले ही रोज जब मैं उठा तो चाची मुझे नाश्ता बनाकर देने के लिए नहीं उठी थी। जब मैंने चाची से कहा कि मुझे देर हो रही है,
नाश्ता बना दें। तो कहने लगी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मैं चाची के पास गया और उनके माथे पर हाथ रखा। वो तो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, यह बुखार आपको इसलिए हुआ है क्योंकि आप रात को नहाती हैं। आज रात भी आप नहाने लगी थी और पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। ये सुनकर उनकी बुखार से बंद आंखें भी खुल गईं। कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, चाची मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आती कि आप रात को नहाने क्यों चली जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके कहने लगी, तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात को समझ भी नहीं सकते। पता नहीं क्या मसला था और क्या है। बहरहाल मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली और चाची ने जिस हकीम के पास मुझे दवाई लाने के लिए भेजा, मैं वहां चाची की कैफियत बताकर दवाई ले आया और चाची को नाश्ता भी बना कर दिया। उन्हें दवा पिलाई, कुछ देर में ही बुखार की शिद्दत कम हुई। मैंने कहा, देखें, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ, इसलिए मुझे आपकी फिक्र रहती है। आप क्यों रात को नहाती हैं? कहने लगी, कहा तो है तुम्हें नहीं बता सकती, बहरहाल मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। मैंने कहा, कोई बात नहीं चाची, मैंने आप में और अम्मी में कभी फर्क नहीं समझा। कहने लगी, मैं भी तुम्हें अपने बेटी की तरह ही समझती हूँ, बल्कि तुम्हारे आने से तो मेरी ये हसरत भी पूरी हो गई कि मेरा कोई बेटा होता तो तुम्हारे जैसा होता और तुम्हारी तरह ही मेरा ख्याल रखता। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया, चाची की इतनी खिदमत करता रहा। तीसरे दिन उनकी तबीयत कदर से बेहतर थी, लेकिन मैंने अपना नाश्ता खुद बनाया और नाश्ता करके स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया तो मेरी चाची रो रही थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा, चाची आपकी तबीयत ठीक है? आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी, मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा, चाची आपसे क्या बर्दाश्त नहीं होता? क्या हुआ आपको? कुछ देर तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर अपने कमरे में जाकर कुंडी लगाई। मैं परेशान हो गया और कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। कहने लगी कि सुलेमान, कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। तुम्हारा खाना किचन में तैयार करके रख दिया है, वो खा लो और मुझे तंग ना करो। मैं खुद ही कमरे से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन मेरे दिल को बेचैनी ने जकड़ लिया था, इसलिए मैं सहन से कमरे में खुलने वाली खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। चाची उस वक्त पूरे बेलिबास थी। अगले ही पल मैं फौरन खिड़की से हट गया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दिल तो जैसे मेरे सीने में ही थम चुका था। ये मैंने क्या कर दिया था? जाने अनजाने में ही सही, मैंने चाची को इस हालत में देख लिया था। इससे ज्यादा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। मुझे उस वक्त अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने खिड़की से झांका क्यों। मेरा तो ये अंदाजा था कि वो कमरे में बैठकर रो रही होंगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ये नहीं चाहता था कि वो चाचा की जुदाई में डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन जो कुछ मैं देख चुका था वो मेरे गुमान में भी नहीं था। मैं फौरन खिड़की से हटकर सहन में चारपाई पर बैठ गया। किचन में मेरे लिए खाना रखा था और भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन जो कुछ मैं देख चुका था उसके बाद मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पूरे 2.5 घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। खाना जूं का तूं पड़ा था। चाची कमरे से बाहर आई और एक नजर मुझ पर डालने के बाद सीधा किचन में गई। उनके बाल भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी लाली दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा रोने की वजह से उनकी आंखें सूज चुकी हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। वो किचन में गई और जब खाने को जूं का तू रखा देखा तो वहीं से बोली, सुलेमान, तुमने खाना नहीं खाया? अरे बेटा, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हारे लिए
ये खाना बनाया था। मैं तो चाची से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि जिस हालत में उनको देख चुका था, मेरा तो यही दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं। चाची मेरे पास आ चुकी थी, मेरे पास बैठकर बोलने लगी, बेटा खाना क्यों नहीं खाया? मैंने तो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई थी, क्या स्कूल में कुछ खा के आ चुके हो? मैं नफी में सारा हिला चुका था। मैंने कहा, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? मेरे सवाल पर चाची फौरन चौंक गई, कहने लगी, कुछ भी नहीं, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आ जाऊंगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा, ना मेरी मुश्किलात को समझो, फिर क्यों तुम मुझे ऐसे तंग कर रही हो? चलो शाबाश, खाना खा लो। लेकिन मैं वहीं पर रुक गया, कहने लगा, सच बताएं, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? पहले तो आप ऐसी नहीं थी जैसे अब हो चुकी हैं। जरा जरा सी बात पर चूक जाती हैं और फिर बुखला जाती हैं। मेरी बातों को ठीक से जवाब नहीं देती। आखिर क्या मसला है आपको? क्या मेरे यहाँ पर रहने से आपको कोई परेशानी है? अगले ही पल चाची मेरे मुंह पर हाथ रख चुकी थी, कहने लगी, सलमान तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, बस तुम्हारे चाचा की कमी मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। जब भी तुम्हारे चाचा मुझे याद आते हैं तो मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरी आंखें भर आती हैं, मैं रोने लगती हूँ और एक अजीब सा तनाव महसूस करती हूँ। यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले गुजारूं। बहरहाल मैं ये बात मान भी लेता कि चाचा चाची के गम में भूल कर ऐसी हुई है, लेकिन कुछ रोज बाद जो चीज मैंने नोट करना शुरू की वो बड़ी ही हैरान कुन थी। चाचा की जितनी भी तस्वीरें पूरे घर में लगी हुई थी, यहाँ तक कि चाचा और चाची के कमरे में वो सारी तस्वीरें चाची ने उतार कर एक बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम में रखवा दी थी। कमरे में सिर्फ उनकी ही तस्वीर बाकी रह चुकी थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चाची से कहने लगा कि चाची आपने चाचा की तस्वीर क्यों उतार दी है? कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा की तस्वीरें देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। बार बार तुम्हारे चाचा मुझे याद आने लगते हैं। मैं अब उनकी यादों के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं यूं इन तस्वीरों को दिन रात देखती रही तो तुम जानते हो ना कि मेरी तबीयत मजीद बिगड़ती चली जाएगी। बात भी ठीक थी। फिलहाल के लिए इन तस्वीरों को स्टोर रूम में रख देना ही बेहतर है। मैंने अपने हाथों से ही सारी तस्वीरों को स्टोर रूम में एक बक्स में बंद करके रखा था। मगर उसके बाद चाची मुझे काफी खुश लगने लगी थी। हर वक्त सोच में तो गुम रहती, मगर अब तो कुछ गुनगुनाती भी लगी थी। अपने ही ध्यान में मगन रहती, पहले से ज्यादा निखरी निखरी लगने लगी थी। अभी भी वो नहाने के लिए रात को ही जाया करती थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। अब तो खैर मौसम भी काफी बदल चुका था। एक रात मैं सो ही रहा था कि मुझे चाची की चीख की आवाज आई। चीख सुनकर मैं बुखला कर उठ बैठा था। अपने बिस्तर से उठकर जब मैंने बेड पर देखा तो चाची मौजूद ही नहीं थी। जब बाथरूम की जानब ध्यान दिया तो चाची शायद वॉशरूम में ही थी। उनकी वॉशरूम की लाइट जल रही थी। मुझे ये डर होने लगा कि कहीं वो वॉशरूम में गिर तो नहीं गई। मैं फौरन से उठा और बाथरूम के करीब गया। जैसे ही बोलकर उनसे पूछने लगा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कानों की लू तक सुर्ख कर दी थी। मुझे सरगोशियों में बातें करने की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन ये साफ जाहिर था कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो। घर में तो सिर्फ मैं और चाची ही रहा करते थे। फिर आखिर किसके साथ वो बात कर रही थी,
या फिर ये मेरा वहम था। अगले पल पानी गिरने की आवाज बंद हुई तो चाची की हल्की हल्की कर अपने की आवाजें मुझे आने लगी। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं मासूम जहनियत रखने वाला था, लेकिन इसके बावजूद आने वाली ये आवाजें मुझे कई तरह के वसवसों से दो चार कर रही थी। मैं फौरन दरवाजे से हट गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद ही चाची वॉशरूम से निकली थी। मैं अपने गिर्द कम्बल पूरी तरह से लपेट चुका था, क्योंकि चाची बाथ टॉवल में ही बाहर आ चुकी थी। बाहर आकर उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर बदले थे। तब तक मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो रात के इस पहर चाची ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। वो बड़ी ही लड़खड़ा कर चल रही थी, साथ साथ करा भी रही थी। आखिर बाथरूम में क्या हुआ था जो उनकी ये हालत हो चुकी थी? मुझे अब चाची पर शक होने लगा था। मैं उनको अजीब सी नजरों से देखने लगा था। जो मोहब्बत, एहतराम और इज्जत में चाची को दिया करता था, अब वो धीरे धीरे मेरे दिल से कम होने लगी थी। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे चाची पहले जैसी नहीं रही। एक रोज तमाम तर सवालों के जवाब भी मुझे मिल ही गए। जब आधी रात को चाची उठी और कोई चीज अपने दराज से निकाल कर वॉशरूम में ले जाने लगी। जैसे ही चाची वॉशरूम में गई तो मैं भी उन्हीं के पीछे उठ कर गया था। फिर थोड़ी अजीब व गरीब सी आवाजें आई और बिल्कुल खामोशी छा चुकी थी। मैंने वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा धकेला तो हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि चाची दरवाजा बंद करना भूल गई थी। डरते डरते ही सही, मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया। चाची तो वॉशरूम में थी ही नहीं। आखिर वो कहाँ जा सकती थी? जब अंदर आकर देखा तो सामने रोशनदान पर नजर पड़ी। वो रोशनदान इतना बड़ा था कि कोई भी उस रोशनदान से गुजर कर जा सकता था। मेरे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने रोशनदान में झांक कर देखा तो दूसरी जानिब सीढ़ी पड़ी थी। चाची आखिर रात के इस पहर कहाँ जा सकती थी? मैंने वो सब चीजें तो वहीं पर रखी थी, लेकिन खुद घर से बाहर जाकर देखने लगा। ठीक 2 घंटे बाद मुझे चाची एक गली से आती हुई दिखाई दी, तेज तेज कदम उठाकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और फिर वहीं पर मौजूद सीढ़ी से वो सीढ़ियां चढ़कर वॉशरूम के रास्ते अंदर आ चुकी थी। आखिर रात की इस पहर किससे मिलने के लिए गई थी? क्या चीज थी उनके हाथ में जो वो दराज में दोबारा रख चुकी थी? मैं चाची को शक की नजर से देखने लगा था। अगले रोज जब मैंने चाची की गैर मौजूदगी में उनका दराज खोल कर देखा तो वहां पर एक छोटा मोबाइल पड़ा था, जो कि बहुत पुराना था। हमारे यहाँ औरतों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत न थी। यहाँ गांव में तो बिल्कुल भी ना थी। मेरे चाचा भी जरा सख्त मिजाज के थे। ये मोबाइल भी चाचा का ही था। मैंने आज से पहले चाची के इस कमरे में कभी भी तलाशी नहीं ली थी, लेकिन जब उनका वो मोबाइल उठाकर मैंने कॉल हिस्ट्री चेक की और देखा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। उसमें एक गैर शनासा नंबर महफूज था, जो हमारे घर में किसी का भी न था। चाची उस पर घंटों बातें करती रहती थी। मेरे हाथ में अभी वो मोबाइल मौजूद था कि चाची के आने की आवाज आई। मैंने मोबाइल वापस रखा और कमरे से बाहर चला आया। उस रात जब चाची उठकर वॉशरूम के रास्ते बाहर की तरफ जा रही थी, तो मैं भी उनका ताक़ुब करते हुए पीछे ही जाने लगा। वो एक घर के अंदर जा चुकी थी। वो घर भी उसी गांव के आखिर में था। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं भी अंदर ही दाखिल हो गया। चाची एक 25-26 साला लड़के के बगल गिर हो रही थी और वो लड़का भी मेरी चाची से काबिल एतराज हद तक करीब था।
दोनों ही खड़े बातें कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था, तुम कब अपने घर वालों से बात कर रही हो? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ, मगर मेरी चाची कह रही थी, हमारी उम्रों में बहुत फर्क है। तुम तो कुंवारे हो, मगर मैं बेवा हूँ। तुम्हारे खानदान में तो कहर मच जाएगा। फिर मैं आखिर कैसे यकीन कर लूं कि तुम शादी के बाद भी मुझसे इतनी मोहब्बत करोगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काबिल इतराज हद तक करीब थे और इस तरह की बातों में लगे थे। वो लड़का चाची से बार बार शादी की फरमाइश कर रहा था, कह रहा था कि मैं आपको अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। वो तो शायद मियाँ बीवी जैसा रिश्ता भी कायम कर चुके होंगे। जब चाची उस घर से निकली तो मैं गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। मुझे खड़ा देखकर उनके होश उड़ चुके थे। हम दोनों ही घर आ चुके थे, मगर मैं गुस्से से कह चुका था, आपको शर्म नहीं आई मेरे मरहूम चाचा की रूह को अजियत देते हुए? मैं अभी अपनी अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूँ। मगर वो मेरे आगे हाथ जोड़ चुकी थी, रोने लगी और कहने लगी कि ऐसा कुछ मत करना खुदारा, मेरा राज रखो। मैंने तुम्हें बेटा माना है, अगर तुम कहोगे तो अपनी सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दूंगी, मगर ऐसा मत करो। तुम्हारे चाचा ने कभी मुझे वो खुशी दी ही नहीं जिसकी मैं मुस्तहिक थी। वो तो कभी मुझे वो अहमियत दे ही नहीं पाए थे। जब तुम्हारे चाचा हयात थे, तब भी ये लड़का मुझे देखने के बाद यही कहा करता था कि अगर तुम कुंवारी होती तो मैं तुमसे शादी करता। अब जब तुम्हारे चाचा की वफात हो गई है, तो ये बार बार मुझसे शादी करने के लिए उकसा रहा है। दिल ही दिल में मैं भी उससे मोहब्बत कर बैठी हूँ, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे चाचा ने मुझे देना था, वो सब कुछ ये लड़का मुझे दे रहा है। मैं इससे शादी तो करना चाहती हूँ, मगर माशरे से डरती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। चाची की बात सुनकर मैं खामोश हो चुका था। बहरहाल इस मामले के बारे में मैंने अपने माँ बाप को भी बताया था। अगले ही रोज वहां पर आ चुके थे। सारा मामला सुलह के साथ ही हल करना बेहतर था, इसलिए गुनाह करने से तो बेहतर था कि उन दोनों को हलाल रिश्ते में ही बांध दिया जाता। मेरे अब्बा उस लड़के से मिले और फिर चंद रोज बाद उससे निकाह करके चाची उसके घर में रुखसत हो गई। वो बहुत खुश थी उसके साथ, जबकि अब मेरा यहाँ रहना भी बेमकसद हो चुका था। मैं वापस अपने घर जाने लगा तो चाची ने मुझे कागजात थमाए थे। उन्होंने अपनी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। कहने लगी कि मैंने तुम्हें दिल से बेटा माना है, इसलिए मेरी आधी जायदाद आज से तुम्हारी भी है।